Hello everyone, how are you all? I hope you all will be happy and healthy at home. So welcome to your channel मैत्री पाठशाला। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 19 एंड द चैप्टर नेम इज अ शीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको काफी हेल्प करेगी आपके एग्जाम रिवीजन में। सो नाउ फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स। वनगाम एरिया वाज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। जो गुजरात का जो वनगाम का जो एरिया था वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए काफी फेमस था, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। गुड शीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राई पीज। जो अच्छे बीज होते हैं उनको स्टोर करने के लिए ड्राइड पीज का यूज किया जाता था, तो ये हमारा रॉन्ग है। जो गुड सीड्स होते थे, जो अच्छे बीज होते थे, उनको स्टोर करने के लिए लौकी का यूज किया जाता था। सूखी हुई लौकी में उन्हें रखा जाता था, फिर उसके ऊपर से उस पर क्या किया जाता था, मड की कोटिंग कर दी जाती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उंदिये वुड बी ईटन विद द बाजरा रोटी। तो जो उंदिये जो एक डिश है उसे बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। हसमुख ने काफी पैसा कमा लिया था फार्मिंग के द्वारा। ऑल द वेजिटेबल्स वर केप्ट इनटू अ स्टील यूटेंशिल। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है कि जब उंदिये को बनाया जाता है तो सारी वेजिटेबल्स को एक स्टील के यूटेंशियल में डाला जाता है, स्टील के बर्तन में रखा जाता है, तो नहीं, उन्हें रखा जाता है मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के एक घड़े में रखा जाता है उन्हें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। हसमुख यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। जो हसमुख थे वो खेतों में पानी देने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते थे। नेक्स्ट हमारा है देयर आर मैनी फेस्टिवल्स रिलेटेड टू क्रॉप्स। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हमारी फसलों से रिलेटेड है, जो कि फार्मिंग से रिलेटेड है। लाइक आपका बिहू है, आपका पोंगल है, और एक आपका है लोहरी है। बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और भी। दामजी भाई मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर सीड्स। जो दामजी भाई थे उन्होंने एक लकड़ी का बॉक्स बनाया था, क्या करने के लिए, सीड्स को स्टोर करने के लिए। डैश इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। जो आपका काव डंग होता है वो आपका नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, एक प्राकृतिक खाद होता है फसलों के लिए। डैश केम ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। जब वहां पर डैम बन जाता है तो क्या आ गई थी, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी। इन अर्लियर टाइम्स कॉटन वॉज स्पन ऑन द चरखा। पहले टाइम में क्या होता था, जो सूत काता जाता था उसे चरखे पर काता जाता था, फिर उससे कपड़े बनाए जाते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। काव डंग। काव डंग इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, अभी आप पढ़ के आए हो। पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड इज अ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। पोंगल। पोंगल क्या है, पोंगल हमारा एक फार्मिंग फेस्टिवल है। हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग खेती का एक काम है, फार्मिंग वर्क। फार्मर फ्रेंड। फार्मर का दोस्त कौन होता है, अर्थवॉर्म यानी केचुआ। प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट। इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कौन करता है, नीम लीव्स। जो नीम की पत्तियां होती है वो बीज को इंसेक्ट से सुरक्षा देती, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। आगे हमारे हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको शॉर्ट में देना है। तो विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन बाय पीपल नाउडेज। हाल ही के दिनों में जो फार्मर्स है वो कैसी फसलें उगाते हैं, नाउडेज पीपल ग्रो क्रॉप्स विच हैव मोर प्रॉफिट टू अर्न, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। वाई इज अर्थवॉर्म नोन एज फार्मर फ्रेंड। जो केचुआ होता है उसे किसान का दोस्त क्यों कहा जाता है, अर्थवॉर्म हेल्प्स टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल। वो जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाने का काम करता है। नेम द क्रॉप्स दैट फार्मर ग्रोज नाउडेज। अभी जो किसान है वो कौन सी फसलें उगा रहे हैं, वो कैश क्रॉप्स उगाते हैं, लाइक आपका कॉटन और व्हीट है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। व्हाट डिड हसमुख बाय कॉस्टली फर्टिलाइजर। जो हसमुख थे उन्होंने इतने महंगे खाद क्यों खरीदने स्टार्ट किए थे, हसमुख बाय कॉस्टली फर्टिलाइजर टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल, ताकि जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, जो कि एक गलत तरीका था। What are the changes in the method of irrigation? सिंचाई के तरीकों में क्या क्या चेंज हुआ है आपको वो लिखना है यहाँ। नाउ इरिगेशन इज डन थ्रू ट्यूबवेल्स। अभी जो सिंचाई है वो ट्यूबवेल्स के द्वारा की जाती थी और पहले किससे की जाती थी, नहरों से।
व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर आर यूज्ड, किस तरह के फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। नाउ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, अभी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। व्हाट वाज यूज्ड टू कीप अवे द इंसेक्ट, इंसेक्ट को दूर रखने के लिए आप क्या यूज करते हैं। टू कीप अवे द इंसेक्ट वी यूज पेस्टिसाइड, हम अभी अपनी फसलों को ये इंसेक्ट दूर रहे इसके लिए क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, उन पर दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाउ डिड पीपल सेलिब्रेट व्हेन देयर वाज अ गुड क्रॉप, पहले जब लोगों की अच्छी फसल होती थी वो कैसे सेलिब्रेट करते थे उसे। ऑल ऑफ देम यूज्ड टू कुक फूड टुगेदर इन देयर फील्ड, वो सभी लोग खेतों में इकट्ठे बैठकर खाना बनाते थे। एंड ईट टुगेदर लाइक उंदिया, कर्ड, बाजरा रोटी, बटर एंड बटर मिल्क, और साथ मिलकर खाते थे। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है गुजरात का, वो लोग जब अच्छी फसल होती थी तो कैसे सेलिब्रेट करते थे, सभी लोग खेत में इकट्ठे होते थे, खाना बनाते थे एक साथ, और क्या बनाते थे वो उंदिया बनाते थे, दही, बाजरे की रोटी, दूध, घी, ये सब चीज़ों साथ मिलकर खाते थे। वाई डिड फार्मर स्टोर अ फ्यू सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप, हाउ डिड दे स्टोर दैम, कि जो पहले किसान थे जब उनकी कोई अच्छी फसल होती थी तो उसके बीज को वो स्टोर कर लेते थे, वो स्टोर क्यों करते थे और वो किस में स्टोर करते थे, कैसे स्टोर करते थे, आपको वो बताना है। तो वो फार्मर है वो उन सीड्स को स्टोर करते थे ताकि टू सो दैम इन नेक्स्ट सीजन, ताकि वो नेक्स्ट सीजन में इन्हें दोबारा से बो सके। दे वर स्टोर्ड दैम इन ड्राइड कोर्ड विच वाज कॉटेड विद मड, वो एक सूखी एक लौकी होती है उसके अंदर उन बीज को डालते थे और उसके ऊपर से उसमें क्या करते थे, मड से उसको, मिट्टी से उसे लीप देते थे, ऊपर से उसकी लिपाई करते थे, उसको कोट कर देते थे। नेक्स्ट हमारा व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन अर्लियर टाइम्स, अर्लियर टाइम्स में जो क्रॉप्स थी वो किस तरह की उगाई जाती थी। इन अर्लियर टाइम्स वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन वर ग्रोन अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग तरह तरह के फल, सब्जी और अनाज उगाए जाते थे। What kind of fertilizers were used by the farmer then, तब जो किसान थे वो किस तरह के खाद का यूज करते थे। इन अर्लियर टाइम्स नेचुरल कंपोस्ट मेड फ्रॉम काउ डंग वॉज यूज, उस टाइम में जो गाय के गोबर से बनने वाला जो प्राकृतिक खाद था उसका यूज किया जाता था। डिड दे ग्रो द सेम क्रॉप और डिफरेंट क्रॉप्स द होल ईयर, वो पूरी साल में एक ही फसल उगाते थे या तरह तरह की फसल उगाते थे। तो इन अर्लियर टाइम्स दे ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स द होल ईयर, वो पूरी साल में तरह तरह की फसलें उगाते थे। वाई डिड हसमुख सेज नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली, हसमुख ने ऐसा क्यों कहा कि अब हम खेती अपनी बुद्धिमत्ता से करेंगे, बुद्धिमानी से करेंगे, वाइजली करेंगे, तो उसने ऐसा क्यों बोला था। बिकॉज ही वॉज यूजिंग मॉडर्न मैथड्स फॉर फार्मिंग, क्योंकि वो अभी फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए मॉडर्न मैथड्स का यूज करने वाला था। लाइक पहले वो नहरों से पानी देते थे खेतों में, लेकिन अब वो ट्यूबवेल लगा लिया था उन्होंने, वो HYV सीड्स का यूज करने वाला था। और फार्मिंग के लिए जैसे पहले लोगों की जरूरत होती थी, वो ट्रैक्टर और मशीन्स का यूज अब करने वाला था। ये सभी मॉडर्न मेथड थे फार्मिंग करने के। व्हाट डू यू थिंक वाज द डिसएडवांटेज ऑफ रिप्लेसिंग बुलक्स विद अ ट्रैक्टर, टाइम में क्या होता था कि बुलक्स जो बैल वगैरह होते थे उनसे खेतों को जोता जाता था, लेकिन अभी ट्रैक्टर आ गए हैं, तो इसका क्या डिसएडवांटेज है। नाउ इट इज वेरी एक्सपेंसिव and for that you have to take loan because of this farming has becoming very expensive now। अब क्या होता है, आपको ट्रैक्टर्स वगैरह लेने, आपको मशीन्स लेनी होती है तो वो बहुत महंगी आती है, उसके लिए किसान क्या करता है, लोन लेता है, और उसके बाद क्या होता है, ना तो वो लोन चुका पाता है, ना ही उसकी खेती अच्छी हो पाती है। तो इस वजह से जो खेती करना है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। नेक्स्ट हमारा है नाउ 2 फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग, फार्मिंग से रिलेटेड कोई 2 फेस्टिवल आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो फर्स्ट आपका है बिहू, एक फेस्टिवल, एक क्रॉप फेस्टिवल है ये आपका असम में मनाया जाता है। लोहरी आपका पंजाब में मनाया जाता है। पोंगल फार्मिंग फेस्टिवल ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। मेनली जितने भी ये फेस्टिवल्स होते हैं ये अच्छी फसल हो जाने के बाद इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। वाई इज अर्थवॉर्म कॉल्ड अ फार्मर फ्रेंड, जो अर्थवॉर्म है, जो केचुआ है, उसे किसान का दोस्त क्यों कहा जाता है। द अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सॉइल सो दैट एयर एंड वाटर कैन इजिली गेट इनटू द सॉइल। दे ईट डेड प्लांट्स एंड लीव्स एंड दे आर ड्रॉपिंग फर्टाइल्स द सॉइल। जो अर्थ वॉर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, वो क्या करते हैं, उस मिट्टी को सॉफ्ट बना देते हैं ताकि उसमें एयर और वाटर है वो आसानी से जा सके अंदर सॉइल तक। उसके बाद वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स को खाते हैं, उन लीव्स को खाते हैं,
उसके बाद जो उनकी ड्रॉपिंग होती है उससे जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हाउ आर सीड्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट, बीज को इंसेक्ट से बचाने के लिए आप क्या करते हैं? नीम लीव्स कीप द इंसेक्ट अवे फ्रॉम द सीड, जो बीज होते हैं उससे वो इंसेक्ट दूर रहे इसके लिए नीम की पत्तियों का यूज किया जाता है। व्हाई डिड फार्मर हैव टू टेक लॉन्स, जो फार्मर्स होते हैं वो लोन क्यों लेते हैं? फार्मर टेक लॉन्स फ्रॉम द बैंक टू बाय मॉडर्न मशीन्स, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ताकि जो किसान है वो अच्छी मशीन्स खरीद सके, अच्छे बीज खरीद सके और अच्छे फर्टिलाइजर खरीद सके। ये सब चीज़ें महंगी आती है तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर लोन लेते हैं। Who are money lenders? Why do they take a high rate of interest? मनी लैंडर्स कौन होते हैं और वो इतने हाई रेट पर जो किसान होते हैं उनको लोन देते हैं या उनको पैसे देते हैं, ऐसा क्यों? मनी लैंडर्स आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और एन इंडिविजुअल इन विलेज हु लैंड्स मनी एट वेरी हाई रेट फॉर देयर प्रॉफिट। वो अपनी प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, उन किसानों को बहुत ही हाई रेट पर, बहुत ही ज़्यादा जो ब्याज की दर लगाकर उन्हें पैसा देते हैं। और ये मतलब बहुत एक छोटा ग्रुप होता है गांव का जो बहुत अमीर होते हैं ऐसे लोग, और जो दूसरों को पैसा देते हैं ज़्यादा ब्याज पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर कमिट सुसाइड, बहुत सारे किसान आत्महत्या करते हैं, तो ऐसा क्यों है? अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर fall under a great mental stress when their crops fail and when they are not able to repay their loan money, that's why they commit suicide। बहुत सारे किसान क्या होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस क्यों हुआ उनको? क्योंकि उनकी फसल खराब हो गई है, वापस से दूसरी फसल करने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया, उस लोन को वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उनको उठा के जेल में डाल देते हैं और उनसे बार बार मतलब पैसे वापस करने के लिए बोलते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जो ज़्यादातर किसान है वो आत्महत्या कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाई वॉज परवेज आस्किंग फॉर द वुडन सीड बॉक्स, जो परवेज थे वो जो वो वुडन सीड का जो बॉक्स था उसके बारे में क्या पूछ रहे थे? ही वॉज आस्किंग द वुडन सीड बॉक्स टू कीप नट्स, स्क्रू एंड अदर टूल्स फॉर हिज ट्रक। जो प्रवेश थे वो क्या कह रहे थे कि वो जो लकड़ी का बॉक्स है वो कहाँ पर है, वो क्योंकि जो प्रवेश थे वो ट्रक ड्राइवर बन गए थे, तो मुझे उसमें क्या रखना है, अपने जो ट्रक है उसके नट्स, स्क्रू और जो टूल्स वगैरह है उसमें रखने के लिए यूज़ करना है, इसलिए वो उसके बारे में पूछ रहे थे। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड इन फार्मिंग विद न्यू सीड्स, न्यू सीड्स के ज़्यादा जब फार्मिंग करता है कोई किसान तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स होते हैं इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा। इसके लिए तो ये ट्यूबवेल्स आए थे। पहले जो किसान थे वो कैनल्स, जो नहर वगैरह आती थी, जो नदियों से नहरें निकाली जाती थी, उससे अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे। लेकिन जब इन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ किया जाने लगा तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो जो नहर का पानी था वो काफ़ी नहीं था उन फसलों के लिए, तो उन लोगों ने क्या किया, ट्यूबवेल्स वगैरह का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इससे जो हमारा ग्राउंड का जो वाटर है उसका लेवल भी धीरे धीरे गिरने लग गया था। इसके अलावा द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप्स वर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट, कि जो वो बीज थे ना वो बहुत जल्दी जो हार्मफुल जो इंसेक्ट होते हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत जल्दी जो इंसेक्ट है वो उन पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, मेडिसिन्स हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे फ्रॉम द इंसेक्ट। इसके लिए उन्हें तरह तरह के पेस्टिसाइड है, वो मेडिसिन वगैरह है, उनका यूज़ करना पड़ता था उन इंसेक्ट से अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी, इसलिए किसानों ने हर अपने अपने सभी खेतों में क्या किया, उन्हें ट्यूबवेल लगाने स्टार्ट कर, जिससे कि पानी का लेवल भी काफ़ी गिर गया है। और फिर दूसरा है कि उनका खर्चा भी बढ़ता है, कि उन्हें ट्यूबवेल का खर्चा देना है, वापस उनको क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना है, तो इस तरह से जो खेती थी वो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती चली गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डज क्रोटॉन प्लांट हेल्प इन फार्मिंग, जो क्रोटॉन प्लांट होते हैं फार्मिंग में कैसे हेल्प करते हैं? हमने पढ़ा था जो क्रोटन जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ें बहुत छोटी होती है
वो जमीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाती है। इसलिए जब भी यदि पानी में जब भी मिट्टी है उसमें यदि पानी की कमी आती है तो क्या होती है, उसकी पत्तियां सूख जाती है और वो मुड़ जाती है। इससे किसान को पता चल जाता है कि जो सॉइल है उसमें पानी की कमी आ चुकी है, मुझे उसमें पानी देना है। तो कॉटन प्लांट लीव्स ब्लैंड एंड बिकम लिम्प व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई। जब मिट्टी सूख जाती है, सूखी हो जाती है, उसमें पानी की कमी आ जाती है तो उसकी पत्तियां क्या होती है, सूख जाती है, मुड़ जाती है। दिस सिग्नल टेल्स फार्मर विच पार्ट ऑफ हिज फार्म नीड्स टू बी वाटर्ड। इससे किसान को क्या पता चल जाता है कि मेरी भूमि का कौन सा पार्ट है जिसमें पानी की कमी आ रही है, और वो वहां पर क्या करता है, फिर सिंचाई करता है। तो ये प्लांट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं किसानों के लिए। व्हाट अफेक्ट द सॉइल बैडली। जो मिट्टी होती है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, तो ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स अफेक्ट द सॉइल बैडली। जब आप एक ही भूमि पर क्या करोगे, एक ही तरह की फसल को बार बार उगाए जा रहे हो तो इससे क्या होगा, और साथ में आप उसमें केमिकल्स का भी यूज कर रहे हो, तो इस वजह से जो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेपिटेटिव ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हाउ। कि जब हम लगातार एक जमीन पर एक ही फसल उगाते जाते हैं तो वो क्या करती है, हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो जब आप लगातार दूध ही पीते हो, आप लगातार दूध ही पी रहे हो, सुबह शाम दोपहर, ना आप रोटी खा रहे हो, ना आप फ्रूट्स ले रहे हो, ना वेजिटेबल्स खा रहे हो, आपको सिर्फ लगातार दूध ही पिलाया जाएगा, तो क्या होगा, आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो आपकी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को सिर्फ दूध से, खाली कैल्शियम से थोड़ी ना चलना है। कैल्शियम उसको चाहिए बट उसको फैट भी चाहिए, उसको कार्बो भी चाहिए होता है, उसको आयरन चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उस हमारी बॉडी को सब तरह के न्यूट्रिशन चाहिए। इसी तरह से हमारी मिट्टी होती है सॉइल, उसको भी हर तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। जब हम एक ही फसल लगातार उस पर उगाएंगे तो लगातार क्या होगा, हम एक ही तरह का उसको न्यूट्रिशन दिए जा रहे हैं, क्या होगा, जो हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती चली जाएगी। आंसर हमें यहाँ लिखना है, ग्रोइंग सेम क्रॉप इन द सेम लैंड reduce soil fertility as the same crop planted repeatedly in the same area keep draining the land of same nutrition। आप उसको सेम न्यूट्रिशन दिए जा रहे हो बार बार, नीडेड फॉर द प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए आप लगातार उसको वही दिए जा रहे हो, और आप फसल एक ही कर रहे हो, एक या दो, हार्डली एक दो फसल आप कर रहे हो। इस वजह से जो उसको लगातार एक ही न्यूट्रिशन मिले जा रहा है तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होगी। नेक्स्ट हमारा है, द टेक्निक ऑफ फार्मिंग हैव चेंज्ड इन रिसेंट टाइम। रिसेंटली जो खेती करने के जो तरीके हैं वो बदले हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। द टेक्निक्स हैव बीन चेंज्ड फॉर द बेटर फार्मिंग और टू अर्न मोर प्रॉफिट, लाइक न फार्मर यूज इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। अभी क्या कर रहे हैं किसान, जो खेती करने के तरीकों को बदल रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, पानी के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ कर रहे हैं वो लोग। ट्रैक्टर्स टू प्लग फील्ड, और खेत को जोतने के लिए वो ट्रैक्टर्स और मशीन्स का यूज करते हैं। एंड मैनी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, और जो किसान HYV सीड्स का यूज करते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, फिर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज भी उन्हें करना पड़ेगा। तो बहुत महंगी हो गई है जो खेती आज किसान कर रहे हैं। बीइंग अ फार्मर, परवेज वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन फार्मिंग। वाई। जो परवेश थे, हसमुख के जो बेटे थे, उनका फार्मिंग में कम इंटरेस्ट था, तो ऐसा क्यों। हसमुख परवेश फादर फेस अ लॉट्स ऑफ लॉसेस इन द फार्मिंग ड्यू टू मोर एक्सपेंसेस, दैट्स व्हाई परवेश वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन फार्मिंग। जो परवेश के जो पिता थे हसमुख, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था फार्मिंग में। क्यों, क्योंकि खर्चे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और प्रॉफिट कम हो गया था। जो परवेश थे उनको किसान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। व्हाट इज ओंधिया, हाउ वॉज इट प्रिपेयर्ड, हाउ वॉज इट सर्व्ड। इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे आपका वो MCQ में आए, फिलिंग द ब्लैंक्स में आए, किसी में भी आए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनेगा। उंदिया इज अ काइंड ऑफ स्ट्यू। उंदिया क्या होती है, एक तरह की खिचड़ी होती है। दिस इज अ डिश ऑफ गुजरात। ये गुजरात की एक डिश है। टू मेक इट, इसे बनाने के लिए वेजिटेबल्स आर पुट इन द क्ले पॉट अलोंग विद फ्रेश स्पाइसेस। इसे बनाने के लिए क्या करते हैं वो लोग, एक मिट्टी के घड़े में सभी वेजिटेबल्स को डाल दिया जाता है
और उसके ऊपर से फिर कुछ ताज़ा मसाले उसमें डाल दिए जाते हैं। फिर उसको क्लोज करके उसे उल्टा करके जो गरम जो कोयले होते हैं उनके बीच में रख दिया जाता है। फिर उसको कैसे सर्व किया जाता है? इट इज सर्व विद बाजरा रोटी, कर्ड एंड बटर। फिर उसे बाजरे रोटी, दही और घी के साथ उसे खाया जाता है, उसे सर्व किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है हाउ डिड द एक्सपेंसेस ऑफ हसमुख इन फार्मिंग इंक्रीज। हसमुख के जो एक्सपेंसेस थे, जो खेती करने के खर्चे थे, वो लगातार बढ़ रहे थे। तो ऐसा क्यों? हसमुख विल नाउ हैव टू बाय सीड, फर्टिलाइजर, मशीन्स टू डू फॉर फार्मिंग। उसे फार्मिंग करने के लिए क्या करना पड़ता था? बीज भी खरीदने पड़ते थे, फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता था और उसे मशीन्स भी खरीदनी पड़ती थी। नाउ ही विल ऑल्सो हैव टू इंस्टॉल ट्यूबवेल। उसे ट्यूबवेल भी लगाना पड़ा खेत में फार्मिंग के लिए। बिकॉज ऑफ दिस द एक्सपेंसेस ऑफ फार्मिंग ऑफ हसमुख वर इंक्रीजिंग। इसलिए जो खेती के जो खर्चे थे वो लगातार बढ़ रहे थे। नाउ फार्मिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। अब जो खेती करना है वो बहुत महंगा हो गया था। What did परवेश want to be? जो परवेश था वो क्या बनना चाहता था? परवेश किसान तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसे दिख गया था जो उसके फादर थे वो बहुत ज़्यादा लॉस का सामना कर रहे थे, क्योंकि खर्चे ज़्यादा बढ़ गए थे, प्रॉफिट कम रह गया था। तो वो क्या बन गया? फिर वो एक ट्रक ड्राइवर बन गया था। He had become a truck driver because in farming expenses were more than profit। जो खर्चे हैं वो प्रॉफिट से ज़्यादा हो गए। For this reason he did not want to become a farmer। इसलिए वो एक किसान नहीं बनना चाहता था, वो एक ट्रक ड्राइवर बना। फिर write a short note on ill effect of changes in the pattern of farming। फार्मिंग का जो पैटर्न चेंज हुआ है इसके क्या क्या नुकसान होंगे वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लगातार घट रही है। सॉइल इज लॉसिंग फर्टिलिटी। फूड क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है लगातार। एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग। खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। जो पानी का स्तर है, जो जमीन के नीचे पानी है, उसका स्तर लगातार गिर रहा है। मैंने आपको बताया था जो अब हम खेती के तरीके बदल रहे हैं, फार्मिंग के जो तरीके बदल रहे हैं, उसके लिए जो क्या करते हैं किसान, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज़ करते हैं। उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और जब किसान लगातार ज़्यादा पानी खेती को देगा तो क्या होगा? लगातार जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो गिरने लगेगा। आगे हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे। नेचुरल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर मटेरियल्स ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स, काउ डंग, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड लेफ्ट ओवर फूड। गाय का गोबर है उससे बनेगा। और जो आप खाना छोड़ देते हो, यदि आपने खाना एक आप गड्ढा खोद के ना घर में भी बना सकते हो इस खाद को। आपके घर में जो भी फ्रूट वेजिटेबल के जो छिलके हैं, जो खाना बच जाता है, जो पत्ते हैं, उन सबको एक गड्ढे में डाल दो। धीरे 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 क्या होगा, वो खाद में तब्दील हो जाएगा। यू गेट इट एब्सोल्युटली फ्री, ये हमें फ्री मिलता है। तीसरा पॉइंट, इट इंक्रीज द फर्टाइल पावर ऑफ द सोइल। ये जो सोइल है, जो मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी पावर को बढ़ाता है। इट इज यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मैन मेड होते हैं। इट यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। इन्हें पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से डिराइव किया जाता है, वहां से इन्हें बनाया जाता है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। जबकि जो आपके क्या थे नेचुरल फर्टिलाइजर थे वो सस्ते थे। इट रिड्यूस द फर्टाइल पावर ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति इसको कम कर देते हैं। और जो आपके नेचुरल जो फर्टिलाइजर वो क्या करते हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देते हैं। इट इज यूज्ड इन इनऑर्गेनिक फार्मिंग। इनऑर्गेनिक फार्मिंग में से यूज किया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग जो आज की जाती है और ट्रेडिशनल फार्मिंग जो पहले की जाती थी, इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग। पहले जो फार्मिंग की जाती थी उसके वो कैसी की जाती थी। तो सीड्स को स्टोर किया जाता था, बुलक्स को यूज किया जाता था खेत को जोतने के लिए, और पानी की सिंचाई के लिए कैनल का यूज किया जाता था। मोर पीपल वर नीडेड टू डू वर्क। काम करने के लिए ज्यादा लोगों की भी जरूरत होती थी। जब किसान खेती करते थे वो तरह तरह की सब्जियां उगाते थे, फल उगाते थे। जब पहले किसान फार्मिंग करते थे तो वो मल्टीपल क्रॉप्स उगाते थे। लेस एक्सपेंसिव, खर्चे बहुत कम होते थे। दिस वॉज नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक, ये नेचुरल फार्मिंग होती थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल कंपोस्ट का मतलब जो प्राकृतिक खाद है उसका यूज किया जाता था। अब क्या होने लग गया है, अब क्या मेथड है मॉडर्न फार्मिंग के,
सीड्स को परचेज किया जाता है। मोस्टली जो आपके सीड्स होते हैं वो HYV सीड्स का इसमें यूज़ किया जाता है। ट्रैक्टर्स को यूज़ किया जाता है, पहले बैल को यूज़ किया जाता था। ट्यूबवेल्स को यूज़ किया जाता है सिंचाई के लिए, पहले नहरों के पानी से सिंचाई होती थी। सिर्फ जो किसान होते हैं वो 1 से 2 फसलें ही उगाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चीली हो गई है। इनऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, और जब आप हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसलिए जो अब खेती करना है वो ज़्यादा महंगा हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज हाई यील्ड वैरायटी सीड? HYV सीड एक्सप्लेन। सबसे पहले आपको समझना है कि HYV सीड्स होते क्या हैं। इसकी फुल फॉर्म है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वर डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट टू इम्प्रूव फूड सप्लाईज एंड रिड्यूस फेमिनाइन इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज होते हैं उनको साइंटिस्ट डेवलप करते हैं, किस लिए? ताकि जो फूड की सप्लाई है वो रुके ना, फूड सप्लाई इजीली चल पाए, और यदि कहीं पर अकाल, किसी भी देश में अकाल ना पड़े, भूखमरी ना हो, वहाँ के लोग भूख से ना मरे, तो इसके लिए क्या किया जाता है? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज किया जाता है। दीज मिरेकल सीड्स, इन्हें मिरेकल सीड्स भी कहा जाता है, प्रोड्यूस अप टू 10 टाइम्स मोर क्रॉप्स देन रेगुलर सीड्स ऑन द सेम एरिया ऑफ लैंड। ये जो चमत्कारी बीज होते हैं, इनका चमत्कार देखिए आप कि सिर्फ एक भूमि के टुकड़े पर जो आप नॉर्मल सीड से जितनी खेती करते हो उससे 10 गुना ज़्यादा आपकी फसल को ये बढ़ा देता है। यानी कि आप मानिए यदि आप एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर आप 1 क्विंटल निकाल पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो यदि आप इन सीड्स का यूज़ वहाँ पर करेंगे ना, तो आपकी जो फसल है वो 10 गुना ज़्यादा होगी, यानी 1 क्विंटल से वो 10 क्विंटल बढ़ जाएगी। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। इसके एडवांटेज कम है और इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना तो आप हरित क्रांति को पढ़ेंगे। हरित क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या था? ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इसने हालांकि ये जो सप्लाई थी उसको तो फुलफिल कर दिया, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा पंजाब में। पंजाब में इन सीड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था, और जिस वजह से आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट के कैंसर के रोगी आपको देखने को मिलेंगे। आप इस चीज़ को गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, और आगे आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे भी। तो चलिए अब हम इसके एडवांटेज को पढ़ लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? स्टारवेशन और फेमिनाइन हैव बीन रिड्यूस। भूखमरी है, अकाल है, इन सभी चीज़ों से आप बच सकते हैं, आपका देश बच सकता है। मोर प्रॉफिट, अगर फसल ज़्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। और एबल टू विथस्टैंड हाई विंड्स एंड हैवी रेन। आप जैसा कि देख रहे हो हमारा क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कभी तेज़ हवाएं चलती है। तो जो ये सीड्स होते हैं ना, इनकी जो फसल होती है वो इन सब चीज़ों का सामना कर पाती है। तेज़ हवाएं और भारी बारिश का सामना वो कर पाती है, इनमें इतनी ताकत होती है। अब इसके डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं हम। इसकी हानियाँ क्या क्या है? मोर एक्सपेंसिव, जो ये बीज आते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दूसरा, इनसे इंक्रीज कॉस्ट, क्योंकि यदि ये महंगे आएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और इससे पोल्यूशन भी होता है। और मोर वाटर रिक्वायर, ये बीज को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी होती है। नीड अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू ग्रो। जो ये बीज होते हैं हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स होते हैं, इन पर जो इंसेक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव डालते हैं, और ये बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए आपको पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है, जिस वजह से जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। और ये क्या होता है, जो आपकी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी कम हो जाती है, लो हो जाती है। मोर डिजीजेज, जब आप इतनी ज़्यादा खाद का यूज़ करेंगे, इतनी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का उसमें यूज़ कर रहे हो, आप तरह तरह की दवाइयाँ उस पर छिड़काव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप पर असर डालेगी। जब आप उस अनाज को खाओगे तो बहुत सारी बीमारियाँ होती है, और मोस्टली जो इसमें बीमारी देखने में आई है वो आपका पेट का कैंसर है, जो कि पंजाब में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आप पुअर फार्मर कैन बाय, जो गरीब किसान होते हैं वो इसको कैसे खरीदेंगे, वो इसको खरीद ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसके जो लाभ है वो कम दिखाई देते हैं, और जो इसकी हानियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल जो किसान है वो मोस्टली क्या कर रहे हैं, इन्हीं सीड्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब करंट में ये चीज़ें देखने में आई है कि कुछ जो समझदार लोग हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर कर रहे हैं। होप आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें।
वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने पूरी कोशिश की है कि चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं इसमें ऐड करूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और इन फ्यूचर भी आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।